गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों बाद आपकी क्लास आ रही है, तो ये पार्ट फर्स्ट के लिए और आज का विषय है आपका डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र, है ना। तो देखिए, इससे पहले हमने आपके 5 शक्तियों के अपवर्तनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र। देखिए, सबसे पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था जेम्स हटन, है ना, जो स्कॉटलैंड के थे, है ना, भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उसको कहते हैं एक रूपतावाद का सिद्धांत, और दूसरा दिया था उन्होंने चक्रीय पद्धति का सिद्धांत है। तो जेम्स हटन ने ये सिद्धांत दिया था, इसका एक महत्व था। चक्रीय पद्धति का अवलोकन करने वाले सबसे पहले विद्वान थे वो यही जेम्स हटन थे। चक्रीय पद्धति से यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर चक्रीय पद्धति से मतलब है कि प्रत्येक स्थलरूप जो धरातल पर विद्यमान है वो एक चक्रीय अवस्था से हो जाता है ना, परंतु मतलब इसका क्या है कि उस पर क्रमिक रूप से परिवर्तन आते रहते हैं। इसी को चक्रीय पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। तो इसी को चक्रीय पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले जो सिद्धांत देने वाले थे वो थे डेविस महोदय। इन्होंने और भौगोलिक अपवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया होता है ना। और जेम्स हटन ने एक सिद्धांत और दिया था, एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था उन्होंने, एक रूपतावाद की संकल्पना दी। इसका मतलब क्या है कि एक रूपता का मतलब क्या है कि जो आज के समय में जो स्थलरूप हमारे सामने पर्वत, पहाड़, मैदान जो विद्यमान है वो पहले भी थे, है ना। जो रूप मतलब आज में हमको दिखाई देते हैं वो पहले भी थे, है ना। और ये क्या हुआ, चक्रीय पद्धति मतलब क्या है, समय के साथ ये बदलते रहते हैं, परिवर्तन आता रहता है और इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है और ये बदलते रहते हैं, परंतु लगभग वही स्थलरूप जो प्राचीन समय में विद्यमान थे वही अभी भी विद्यमान है ना। उनमें इतना परिवर्तन नहीं है, मतलब परिवर्तन के फलस्वरूप भी वो वैसा ही रूप लेते हैं जो पहले उनका रूप था, है ना। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, इंसान की लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो धरातल पर होने वाले परिवर्तनों को समझ सकें या देख सकें, है ना। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक इस पद्धति को या वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके उस धरातल की या स्थान की जो पहचान करते हैं कि स्थल पहले कैसा था और वर्तमान में कैसा है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमको समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले डेविस महोदय ने सन 1899 ईस्वी में ये अपना भौगोलिक अपवर्तन चक्र दिया था, है ना, ये संकल्पना दी थी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था, देखिए इनका एक सिद्धांत था, उन्होंने कहा था उसमें कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई उत्थित भूखंड संप्राय मैदान में अपवर्तन के द्वारा या अपवर्तन के प्रक्रम के द्वारा संप्राय मैदान में या आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये इन्होंने बताया है इसमें। तो देखिए, हम समझते हैं इसको, है ना। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण चीजों को लिया है, जिसमें पहली चीज है आपकी वो क्या है, वो आपको इसको इन्होंने एक परिभाषा दी है, उससे आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, स्थल रूप संरचना, जो स्थल रूप संरचना वो है वो क्या है, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है ना। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है ना। तो समय, स्थल रूप और संरचना ये क्या है इनके, ये इसी को क्या है, डेविस का त्रिकट का है, ट्राई ऑफ डेविस कहा गया है। त्रिकट कहा गया है इसको, है। स्थल रूप संरचना जो है वो क्या है, प्रक्रम और समय का प्रतिफल है ना। उन्होंने ये बताया है ना, इसी को क्या कहा गया है, ट्राई ऑफ डेविस, है ना। देखिए, इन्होंने डेविस महोदय ने किसी स्थल रूप के विकसित होने के और उसके पूरी अवस्थाओं का वर्णन किया है ना, कि कोई स्थल रूप कैसे पहले उठता है, उसके बाद वो कैसे बनता है, उस पर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो यही क्या है, भौगोलिक चक्र कहलाता है। यानी किसी भौगोलिक स्थान पर कोई स्थलाकृति है, उसके चक्र को उन्होंने यहाँ पर डिनोटेड किया है, बताया उन्होंने, है ना। तो देखिए, समझते हैं इसको हम, है ना। इससे पहले कुछ मैं चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, आपको तो पता है कि पृथ्वी पर कोई ना कोई स्थलखंड जो है वो हमेशा गतिशील रहता है ना, कभी वो स्थिर नहीं रहता लंबे समय तक, है ना। क्योंकि प्लेटें जो है वो हमेशा गति करती रहती है। यहाँ पे पड़ा हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि हर समय जो है प्लेटों में गति होती रहती है। तो गति होने की वजह से क्या होता है कि स्थल रूप में भी परिवर्तन होते रहते हैं, उनमें भी गतियां चलती रहती हैं। परंतु इन्होंने देखिए सिद्धांत दिया है भौगोलिक अपवर्तन चक्र का। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि किसी, मान लीजिए कोई स्थल रूप है ना, और उसके ऊपर कैसी क्रमिक प्रक्रियाएं जो है वो होती हैं, तो उनके बारे में इन्होंने ये बताया है। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि कोई स्थल खंड है,
उसकी उत्थान की अवधि कैसी होती है, छोटी होती है ना, और उसके लिए विकसित होने की अवधि कैसी होती है, वो लंबी अवधि होती है ना। और जो उसके अपरदन की जो बाद में जो उसके बाद उस स्थलदूत का अपरदन हो जाता है ना, उसकी भी अवधि कैसी होती है, काफी लंबी होती है। तो देखिए डेविस ने क्या कहा है कि उत्थान जो है किसी स्थलखंड का वो छोटी अवधि में होता है, कम समय में होता है ना, उस पर अपरदन जो है वो काफी लंबे समय तक प्रभावी रहता है। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पर यही है ना कि किसी भी स्थलखंड का उत्थान जो है वो तेजी से होता है, परंतु उसका जो बाकी की उसका अवधि है अपरदन की वो लंबे समय तक चलती है। तो यही इन्होंने बताया है इन्होंने, है। तो देखिए मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये काखा जो है ये समुद्र तल से ऊंचाई को दिखा रहा है, काखा, और उसके बाद का और गा है, ये दिखा रहा है समय को। देखिए यानी आप ग्राफ को यहाँ पर देख के आपको समझना होगा, जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो तो आसानी से समझ सकते हैं, परंतु ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो तरुणावस्था है वो छोटी अवधि का है ना, और उसमें क्या है स्थलखंड काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है, देखिए, है ना। उसके बाद तौलावस्था तक आते आते स्थलखंड जो है वो नीचे होता जाता है, और जीर्णावस्था तक आते आते जो है वो स्थलखंड बिल्कुल काफी अपरदित हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेविस ने बताया है कि सबसे पहले स्थलखंड का उत्थान होता है, और उसकी अवधि कैसी होती है, बहुत छोटी अवधि होती है, बहुत तेजी से उत्थान होता है उस स्थलखंड का, है ना, और उठ जाता है वो, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो कई क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे तरुणावस्था है, पौढ़ावस्था है, जीर्णावस्था है। तो इसके बाद वो क्या होता है, एक संतराय आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है, ये उनका कहना है। तो देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए जो है 3 प्रतिफल दिए, परंतु उससे पहले हमें और भी चीजें समझनी होंगी, है ना। तो सबसे पहले तो डेविस ने क्या बताया कि जो स्थलदूत होते हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के क्या होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के पारस्परिक क्रिया के प्रतिफल होते हैं, है ना। मैंने आपको अंतर्जात और बाह्य क्रियाएं पढ़ाई थी ना, अंतर्जात प्रक्रियाएं और बाह्य, है ना। तो अंतर्जात बल होते हैं वो क्या करते हैं, स्थलखंड पर अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, और जो बहिर्जात बल होते हैं वो उस अव्यवस्था को समतलीकरण का प्रयास करते हैं। जो भारी जो आपकी शक्तियां, जैसे बहता हुआ जल हो गया, वायु हो गई, पवन हो गया, है ना, तो ये क्या है, भारी शक्तियां हैं जो जमीन से आंतरिक शक्तियां उनके द्वारा अवस्था, जैसे मान लीजिए पर्वत उठ गया, कोई पहाड़ उठ गया, है ना, तो क्या अवस्था उत्पन्न हो गई। अब जो वातावरण के जो चक्र के जो परिवर्तन के जो शक्तियां हैं वो क्या करेंगे, इसको समतलीकरण का प्रयास करेंगे, इसको अपरदत करके समतलीकरण का प्रयास करेंगे। तो यानी कि क्या है, आंतरिक शक्तियां जो है वो धरातल पर अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं, और बाह्य शक्तियां जो है धरातल के ऊपर की वो क्या करती है, उसको समतलीकरण का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही ये बताया उन्होंने। तो इसमें ये कहता है स्थलदूत जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रतिफल होते हैं, है ना। तो ये उन्होंने बताया है। और क्या कहा है, स्थलदूत का विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है ना। मान लीजिए पहले ये तरुणावस्था थी, फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर जीर्णावस्था आ गई, है ना। मान लीजिए स्थलदूत था, है ना। और क्या बताया उन्होंने, तो ये उन्होंने बताया है। तो ये अब देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत को मतलब प्रदर्शित करने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रौढ़ावस्था में, तरुणावस्था में और जीर्णावस्था में, है। तो देखिए तरुणावस्था में आपको यहाँ पर ग्राफ से समझना है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये काका जो है वो समुद्र से ऊंचाई को दिखा रहा है स्थलखंड की, और ये कागा जो देखा है आधार रेखा, ये आधार रेखा दिखा रही है इसको, समय को दिखा रही है, समय को, है ना, कि समय हो, है ना। और इसको इन्होंने जो इनका जो सिद्धांत है उसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइडेड किया है ना, प्रक्रियाओं को 3 भागों में डिवाइडेड किया, तरुणावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जीर्णावस्था में। इसमें भी देखिए मान लीजिए कोई स्थलखंड उठता है पहले, है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आबा साथ ये लाइन दे रखी है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 कर्व है, एक तो एलसी दे रखा है, एलसी मतलब होता है लोअर कर्व, है ना। एलसी मतलब क्या होता है, लोअर, और यूसी क्या होता है, अपर कर्व। देखिए यहाँ पर 2 कर्व है, एक एलसी कर्व है ये नीचे वाला, और एक यूसी कर्व है ऊपर वाला। इसमें देखिए कर्व 2 बने हुए हैं, और जो सबसे पहले क्या होता है, स्थलखंड तेजी से उठता है। और डेविस ने क्या कहा है कि जब स्थल यानी प्रारंभिक अवस्था में या तरुण अवस्था में क्या होता है, स्थलखंड तेजी से ऊपर उठता है, परंतु डेविस ने यहाँ पर एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जब स्थलखंड तेजी से ऊपर उठता है तब उठता ही है, अपरदन स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए स्थलखंड का
उत्थान होता जाता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ये स्थलखंड उठ रहा है ना, और स्थलखंड के ऊपर देखिए बासा जो है ये पहाड़ियां हैं जो और ऊंची हो गई है ना, ये पहाड़ियां हो गई हैं। इस समय क्या होता है, देखिए तरुणावस्था है, इस समय नदियां बनती हैं, इसमें छोटी छोटी होती हैं। मान लीजिए कोई धरातल से ऊपर उठ जाए तो उस पर नदियां बनेंगी। तो नदियां क्या है, शुरुआत में कैसी होती है उस स्थलखंड पर, हिमालय पर नदियां सबसे पहले जब खड़ा हुआ ऊंचा उगा हुआ तो सबसे पहले नदियां छोटी छोटी होंगी है ना। तो छोटी छोटी नदियां होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो नदियां शीर्षवर्ती अपरदन करती है ना, यानी गहराई की तरफ करती है, क्योंकि क्या होता है उनमें गति अधिक होती है, परंतु वो क्या करती है गहराई की तरफ अपरदन अधिक करती है, ना कि साइडों में है ना। तो गहराई की तरफ अपरदन करती है, नदियां छोटी छोटी होती हैं, और इससे क्या होता है परिणामी रूप से कि गहराई में तो अपरदन होता है पर साइडों में नहीं होता, इसलिए क्या है स्थलखंड ऊंचाई उठता चला जाता है ना, ऊंचाई उठता चला जाता है। तरुणावस्था में स्थलखंड जो है ऊंचाई होता रहता है, परंतु अपरदन इतना नहीं होता है ना। जब स्थलखंड का उत्थापन पूरा हो जाता है उसके बाद अपरदन शुरू हो जाता है, ये भी डेविस महोदय ने कहा है ना। इसमें क्या होता है देखिए कि जो एलसी वक्र है ना, और जो यूसी वक्र है, ये एलसी वक्र क्या दिखा रहा है, ये घाटियों को दिखा रहा है पर्वतों की, है ना। यहाँ पर जो एलसी वक्र है नीचे वाला ये दिखा रहा है, ये घाटी दिखा रहा है, ये पर्वत है, यूसी है अपर कर, ये पहाड़ियों के शिखरों को दिखा रहा है, ये ना, ये पहाड़ियों के शिखरों को दिखा रहा है। और यहाँ पर जो नदियां विकसित हो गई हैं इस धरातल पर, वो क्या करती है शीर्षवर्ती अपरदन करती है, गहराई में करती है, साइडों में नहीं करती है। इसलिए क्या है नीचे एलसी वाला वक्र तो तेजी से क्या है नीचे उतर चला जाता है, परंतु यूसी वक्र स्थिर रहता है। देखिए और स्थिर जो यूसी वक्र है वो लगभग जो है इसके बेस लेवल के समानांतर ही रहता है, देखिए है ना, यहाँ पर ये वर्ग के समानांतर रहता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि स्थलखंड जो है उसकी निरपेक्ष ऊंचाई जो है वो काफी रहती है ना, नीचे नहीं जाता है वो। इसके बाद तरुणावस्था में और भी कई विशेषताएं हैं ना। इस समय क्या होता है नदियां जो शीर्षवर्ती अपरदन करती हैं, और इसलिए नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है ना, जिनके ढाल कैसे होते हैं उत्तल वाले होते हैं। उत्तल वाले समझ ऐसे, ये देखो गाढ़ तथा कैनियन और वी आकार की घाटी का निर्माण होता है ना, उत्तल है ना उठा हुआ है ना, वी आकार की घाटियों का निर्माण इस काल में या प्रारंभिक अवस्था में तरुणावस्था में इसमें होता है। नदियां छोटी छोटी होती हैं और गहराई में अपरदन करती हैं, साइडों में नहीं करती हैं। और क्या होता है वी आकार की घाटी गॉर्ज तथा कैनियन का निर्माण इस समय स्थलखंड पर होता है। ये एक स्थलखंड है, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूँ उसको केवल, है ना। तो ये स्थलखंड है ना। इसके बाद देखिए प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था में प्रारंभ होते क्या होता है कि जो गहराई में अपरदन होता है वो तो होता ही है, मगर तो कम हो जाता है। अब क्या है कि नदियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और नदियां बड़ी होने के बाद क्या करती है वो शीर्षवर्ती अपरदन के बजाय पार्श्विक अपरदन साइडों में अपरदन करना शुरू कर देती है ना। पहले क्या होता था कि ये मान लीजिए नदी है ना, तो वो क्या करती है पहले वो गहराई में करती थी, परंतु वो साइडों में अपरदन करती है। नदी क्या करती है वो साइडों में अपरदन करती है, तो चौड़ी होना शुरू हो जाती है, नदियां जो है वो चौड़ी होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं घाटियों का चौड़ा होना भी इस प्रक्रिया में प्रौढ़ावस्था में हमें दिखाई देने लगता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो साइडों में अपरदन होता है तो उससे क्या निरपेक्ष उच्चावच है वो देखिए यहाँ पे कम होने लगता है, और जो ऊपरी वक्र यूसी है वो तेजी से नीचे आने लगता है ना। और एलसी वक्र जो है वो घाटियों में गर्दन भी होता है, तो ये इतनी तेजी से नीचे नहीं आता, परंतु ऊपरी वक्र है वो तेजी से नीचे आता है, और एलसी वाला वक्र भी नीचे जाता है, परंतु इतनी तेजी से नीचे नहीं जाता है ना। तो घाटी गर्दन इस समय यानी घाटी का गहरा होना कम हो जाता है, परंतु साइडों में नदियां अपरदन ज्यादा शुरू कर देती है। इसलिए जो निरपेक्ष ऊंचाई है ना इस वक्र की यूसी की वो तेजी से घटने लगती है ना, ये कहलाती है आपकी प्रौढ़ावस्था। इसके बाद देखिए और इसमें और भी कुछ विशेषताएं हैं प्रौढ़ावस्था में, है ना। प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं देखिए ढाल कम हो जाता है, इसलिए नदियों की गतियां भी कम हो जाती है, थोड़ी गति भी कम हो जाती है, इसलिए घाटी गहरा होना कम हो जाता है। ऊपरी यहाँ पर तरुणावस्था में नदियों की जो स्पीड थी वो काफी थी, इसलिए वो क्या करती थी वो गहराई में अपरदन करती थी, पार्श्विक अपरदन कम करती थी। परंतु अब स्पीड कम हो गई है तो यहाँ पर पार्श्विक यानी साइडों में अपरदन ज्यादा कर रही है, गहराई में कम कर रही है। अब देखिए इसके बाद जीर्णावस्था आती है। जीर्णावस्था में क्या होता है कि ये काफी लंबी अवधि होती है, इसमें काफी समय का जो है अपरदन चलता रहता है, और अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है जो शिखर थे पहाड़ियों के वो तेजी से क्या होता है उनमें अपरदन होने के बाद नीचे होने लगते हैं, और जो ऊपरी वक्र था यूसी वो तेजी से नीचे आने लगता है, और इसके साथ में एलसी वाला वक्र भी नीचे आने लगता है वो, है ना। और देखिए कोई भी नदी होती है वो कोई आधार तल से अपरदन नीचे नहीं कर सकती है। आधार तल क्या होता है देखिए
हर नदी की अपर्दन करने की एक सीमा होती है ना, उसके नीचे वो अपर्दन नहीं कर सकती है। यानी कि नदी की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो जो है उससे नीचे अपर्दन कभी नहीं करेगी, कर ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसी को आधार तल कहते हैं। यानी कि उसको हम जो नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं उनको हम प्रवणित नदी कहते हैं। देखिए दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब प्रवणित नदियां हैं ना, वो अपनी घाटियों को गहरा नहीं कर चुकी हैं, वो अब चौड़ा कर रही है घाटियों को, है ना। तो चौड़ी चौड़ी घाटियां, उनकी गहराई नहीं है। जबकि देखिए क्या है कि उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वत में जो नदियां पाई जाती हैं उनमें गहरे गहरे गॉर्ज तथा कैनियन पाए जाते हैं। जैसे क्या है, सिंधु नदी का खड्ड जो है, महाखड्ड जो है वो 2000 फीट गहरा है लगभग, है ना। तो ऐसी जो, क्योंकि ये क्या है, नई नदियां हैं। मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं वो युवा नदियां कहलाती हैं। दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वृद्ध नदियां कहलाती हैं, बूढ़ी नदियां कहलाती है ना। तो आज भी क्या कर रही है, वो घाटी गर्तन करके अपनी घाटियों को गहरा कर रही है हिमालय पर्वत की नदियां, है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है कि देखिए ढलान बहुत कम हो जाता है, तो नदियां क्या होती हैं, वो सर्पिल मार्ग से मियांडर बनाते हुए बहने लगती है ना। परंतु इस समय क्या होता है कि जो गर्तन होता है, जो घाटी गर्तन होता है या गहराई में अपर्दन होता है वो कम होता जाता है, परंतु साइड में अपर्दन बराबर बना रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो ऊपरी पहाड़ियों से करें वो तेजी से नीचे आने लगते हैं और घाटियां चौड़ी हो जाती है नदियों की काफी, है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फिर जो अपर्दन के पश्चात जो टीले से बचते हैं पहाड़ियों के, उनको कहते हैं, इनको डेविस मॉडल ने क्या कहा है, मोनाटना कहा है। और एक मैदान सा रह जाता है, संप्राय मैदान सा, समतल मैदान सा, उसको क्या कहा है उन्होंने, आकृतिहीन संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहा है उन्होंने। इसको क्या कहा है, पेनी प्लेन कहा है। ये मैदान सा बच जाता है, इसको क्या कहा है, पेनी प्लेन कहा है उन्होंने। किसने कहा है, डेविस महोदय ने। तो डेविस महोदय का ये चक्र जो है वो 3 अवस्थाओं में विभाजित है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तरुणावस्था में देखा हमने नदियां छोटी थी, उनकी गति ज्यादा थी, घाटी में गहराई तक अपर्दन हो रहा था, पार्श्विक अपर्दन कम हो रहा था, यूसी वक्र की ऊंचाई काफी अधिक थी, है ना। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाता है और निरपेक्ष ऊंचाई भी घटने लगती है। जीर्णावस्था में बहुत कम हो जाती है ऊंचाई, संरचनाएं बचती है, उनको मोनाटोना कहा है। और ये मैदान बचता है उसको पेनी प्लेन कहा है। तो देखिए ये है डेविस का भौगोलिक अपर्दन चक्र, है ना। देखिए ये सिद्धांत तक काफी प्रभावी रहा है ना। और जब इनका ये सिद्धांत शुरुआत में आया था तो उसका काफी महत्व रहा था और लगभग ही 50 साल तक छाया रहा था इसका नशा। इस सिद्धांत का 50 सालों तक इसका नशा छाया रहता है ना, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत ही सरल है डेविस महोदय का, है ना। तो जैसे पूछा जाए आपसे कि इसके प्रभावी पक्ष क्या है डेविस महोदय के, तो प्रभावी पक्ष तो यही है कि इनका सिद्धांत जो है काफी सरल है ना। और उन्होंने जो है अपनी बड़ी ही रोचक भाषा में इसको, रोचक शैली में इसको प्रस्तुत किया है और अपने चक्र को सरल बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही सरल रूप से प्रस्तुत किया है। तो इसका प्रभावी पक्ष है इसका, है ना। इसके बाद इसके कमजोर पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है, देखिए डेविस ने बताया है कि जो है उत्थान होता है वो तीव्र गति से होता है और जो है अपर्दन जब तक उत्थान पूरा नहीं हो जाता तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता। तो देखिए ये डेविस की इस पर आलोचना की जाती है और बहुत से आलोचक कहते हैं कि उत्थान कभी भी अपर्दन की परीक्षा, अपर्दन कभी भी उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही स्थलखंड का उत्थान होने लगता है अपर्दन शुरू हो जाता है। अपर्दन तो हर समय चलता रहता है ना। तो यहाँ पर उसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा क्या है, डेविस ने बताया कि अंतिम समय में क्या मोनाटोना और पेनी प्लेन बनते हैं और इस अवधि को उन्होंने काफी लंबी अवधि बताया कि लंबा समय लगता है इस अवधि को होने में, है ना। यानी डेविस के इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थलखंड पर ये 3 अवस्थाओं से गुजरने के लिए एक लंबा समय चाहिए, बहुत लंबा समय चाहिए। परंतु क्या वास्तविकता में देखा जाए तो कोई स्थलखंड इतने लंबे समय तक स्थिर रह सकता है, जबकि हमें मालूम है कि प्लेटो के अनुसार स्थलखंड सदैव जो है गतिशील रहते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी आलोचना की जाती है। तो ये है डेविस महोदय का अपर्दन चक्र। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैंने कल इसके नोट्स डाल दिए थे पीडीएफ में, आप वहां से इसको उतार सकते हैं और मेरी वीडियो से इसको समझ सकते हैं। तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद पेग का भौगोलिक अपर्दन चक्र है, कल के टॉपिक में हम उसको स्टडी करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।